वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ये चैप्टर 10 है, 10th क्लास का, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के लिए, यूपीएससी के लिए और बहुत सारे अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। सो आज के जो टॉपिक चलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मैं बहुत सारे डेफिनेशन भी बताऊंगा और बहुत सारे नियम भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अच्छी तरह से। जी, तो सबसे पहले पॉइंट तो हम लोग देख लेते हैं कि परावर्तन है क्या, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या है, एकदम सिंपल सी परिभाषा है, एक परिभाषा नहीं बहुत सारी परिभाषा दूंगा मैं। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है, चलिए हम एक तल बना देते हैं, ये तल घर नहीं भाई, तल है ना, ये मैंने तल बना दी है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है, आपतित होती है मतलब आती है, सीधी सी बात ये है ना, ये आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर, ये जो तल है उस तल से टकराकर उसी माध्यम में, इस माध्यम, जहाँ इस ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो इस माध्यम से आई है और इसी माध्यम में चली जाएगी। तो ये देखिए, ये इसी माध्यम से आई और इसी माध्यम क्या हो गई, चली गई, चली गई, दिख रही है आपको, है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, और मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, है ना। तो किस तरह से ये कार्य होता है कि ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सतह है, ये हमारे पास एक सतह है ना। इसको मैंने घर के दर्पण से निकाली है, मम्मी खाना देगी कि नहीं देगी 4 दिन तक। हाँ चलिए, तो ये हमारे पास एक क्या है, सतह है, ठीक है ना। और सतह है तो हम यहाँ से कोई लाइट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे नॉर्मल लाइट है मेरे पास, है ना। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है तो हमारे पास ये प्रकाश किरण है एक, है ना। यहाँ से हम लोग ये प्रकाश को आपतित करवाएंगे, है ना। और इसको देखिए, ये मान लो जाए ये आपतित होती है, चलिए, तो आपको दो तरह के प्रकाश दिखाई दे होंगे, है ना। एक प्रकाश देखिए, ये प्रकाश यहाँ से ऐसे आ रही है ना, और ये जो तल है उसमें टकरा रही है ना। यहाँ से एक प्रकाश आ रही है, टकरा रही है, और ये देखिए ये हल्का हल्का जो प्रकाश इधर आया हुआ है ना, ठीक है। तो ये यहाँ से टकराई, टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में, इसी माध्यम से ना, ये माध्यम से निकला है और इसी माध्यम में वापस क्या हो रही है, आ रही है। तो आपको बताऊंगा कि ये आती है उसको कौन सी किरण बोलते हैं, और ये इधर जाती है उसको कौन सी किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ से ये जो प्रकाश आ रही है, इसमें लेज़र लाइट का यूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इसमें इधर से आ रही वो दिख रही है, और यहाँ से इधर से जा रही, इधर ही दिख रही है, छोटा सा। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। और परिभाषा तो क्लियर है ही आपको, है ना। तो जी, तो ये हो गया आपका पहला परिभाषा, ठीक है। और क्या होता है, कई जन बच्चे क्या होता है, दिक्कत होती है एक ही परिभाषा में, तो हमारे पास दो दो परिभाषा है, नॉट स्फीयर विकसर रिसीयर, है ना। सो परावर्तन का दूसरा परिभाषा देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो परावर्तक पृष्ठ, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जैसे कि कोई पारदर्शक पृष्ठ होता है, तो पारदर्शक पृष्ठ में परावर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये केवल परावर्तक पृष्ठ जिसमें परावर्तन की क्रिया होती है, उसको, वो जो वस्तु है उसको हम लोग परावर्तक वस्तु या परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं ना, या सतह कह सकते हैं। कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आपका आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए, है ना। तो इसके दो नियम हैं और दोनों नियम मैं अच्छा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं परावर्तन के नियम। यहाँ पर आप टॉपिक डालेंगे कि परावर्तन के नियम, है ना। तो परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं, तो आप देखिए
कि सबसे पहला नियम ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसको आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब इसके लिए आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे डेफिनेशन जानने जरूरी होंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपतित किरण। ये पहला नियम बता रहा हूँ, दूसरा नियम बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो पहले आपको जानना क्या है, उसको देखना है कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है ना जी, और तीसरा कि अभिलंब क्या है ना, और चौथा वाले लेते हैं आपतन कोण, है ना, और पांचवा ले लेते हैं हम लोग परावर्तन कोण। जी, है ना। इन सब का परिभाषा तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, आपको सुनना है और लिखना है। आप लिखेंगे ज़रूर, है ना, कि आपतित किरण क्या है और परावर्तित, सबका मैं डिफिनेशन यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनते जाइए, मस्त समझ आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपतित किरण किसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक पिक क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक समतल सतह है ना, एक समतल सतह है, और यहाँ से एक किरण क्या होती है, आपतित होती है ना, एक किरण आपतित होती है और यहाँ से परावर्तित होती है। क्लियर। तो आपको बता दूं कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। ठीक है, तो ये जो आ रही वो है आपतित किरण। क्लियर हो रही बात, है ना। और ये यहाँ से टकराने के पश्चात जा रही है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब हमारा ये आपतित किरण और परावर्तित किरण क्लियर होगी। अब हम लोग परिभाषा में चलते हैं। अच्छा, अभिलंब किसको कहते हैं, है ना। अभिलंब भी बताता हूँ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक हम लोग रेखा खींचते हैं, है ना, तो ये कहलाएगा अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब, है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं परिभाषा में। परिवर्तन का पहला नियम तो अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ना। ठीक है, अभी हम लोग इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी को जानेंगे तब इसका पहला नियम क्लियर होगा। तो आपतित किरण क्लियर हो गया, परावर्तित किरण भी क्लियर हो गया, अब अभिलंब भी क्लियर हो गया। आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, तो देखिए आपतन कोण पॉइंट डालिए और यहाँ से आप इसका डिफिनेशन लिखिए, है ना, कि आपतित किरण व अभिलंब, ये अभिलंब है। ठीक है, आपतित किरण व अभिलंब, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई आपतन कोण का परिभाषा, लिख लीजिए। दूसरा परावर्तन कोण, है ना। तो परावर्तित किरण व अभिलंब, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, है ना, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। दोनों परिभाषा आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, बाद में लिखिए या तो इसी पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अच्छा एक चीज़ और आता है आपतन बिंदु, 6वां नंबर डाल देते हैं आपतन बिंदु। तो बता देता हूँ कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तक सतह से जिस बिंदु से टकराती है, ये वाला बिंदु, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन। यहाँ पर 6वां डाल देंगे आपतन बिंदु। तो ये क्लियर हो गई होगी आपको कि ये सब। अब हम लोग चलते हैं परावर्तन के नियम में। किस में चलते हैं, परावर्तन के नियम, है ना। तो पहला नियम ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको बता दूं कि ये और ये दोनों के बीच बना है, ये क्या है, आपतन कोण। तो यदि आपतन कोण का मान 50 अंश है, तो ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ जो कोण है, परावर्तन कोण है, उसका मान भी कितना हो जाएगा, 50 अंश। यही है परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गई पॉइंट। यह है परावर्तन के नियम का पहला नियम।
ठीक है, दूसरा नियम में चलते हैं। अब हम दूसरे नियम में चलते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण है ना। एक होता है अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब, ये अभिलंब है, ठीक है, तथा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये देखिए कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण, ये एक ही तल पर क्या है, स्थित होते हैं। इस प्रकार से ये परावर्तन के दो नियम हैं, है ना। ये दोनों नियम एकदम क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है ना। तो ये आपको एकदम अच्छी तरह समझ आ गया होगा, है ना। और इसके जस्ट हम लोग चलते हैं आगे फिर, है ना, कि ये जो परावर्तन है, परावर्तन के प्रकार में चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि नियमित परिवर्तन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात, अच्छा हम एक परावर्तक सतह बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं नीचे में परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें, चलिए ये हमारे पास आपतित किरण है, मान लो जाए ये, ठीक है। तो ये परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें, ये आपतित किरणें हैं, उसका दिशा इधर जाएगा, वो परावर्तित किरणें हैं। परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर, देखिए ये परावर्तित किरणें देखते हैं ऐसे, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना। चलिए देखिए कि परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, तो यह नियमित परावर्तन कहलाता है। ये देखिए फिक्स ऐसा है और फिक्स जाइए। अब देखिए अनियमित परावर्तन क्या है, इसी को थोड़ा सा दूसरा तरीका देख देते हैं। क्या होगा कि परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात, अब परावर्तक सतह मैं सीधा नहीं बना रहा हूँ, जैसे कि परावर्तक सतह को मैंने ऐसे सीधा बनाया था, अब मैं परावर्तक सतह को ऐसे बना रहा हूँ, ये ठीक है, ये क्लियर हो रही है आपको, है ना। चलिए तो परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में, अब देखिए मान लो जाए ये यहाँ से टकराता है ऐसे, तो यहाँ से जाएगा ऐसे ऊपर की ओर, ये यहाँ से अगर टकराता है ना, सबको बना देता हूँ मैं। चलिए अब ये यहाँ टकराया तो ये यहाँ चला गया, लेकिन ये इसी दिशा में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे है, और ये हो सकता है यहाँ जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा। अब ये देखो ये फिर इसी बराबर है तो थोड़ा सा इधर जाएगा, है ना। ये वाला देखिए ये तो बहुत ये है कि सीधा वापस अपने तरफ ही चला जाएगा ऐसे, और ये तो बहुत नीचे जाएगा। मतलब ये दिख रहे हैं आपको कि परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें हैं, ये सब परावर्तित किरणें हैं, है ना, विभिन्न दिशाओं में असमानांतर बिखर जाए तो यह अनियमित परावर्तन कहलाती है। क्लियर हो गई, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन, ठीक है। और चैनल में नहीं आए होंगे तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है। और हमारा जो चैनल का नाम है आज से नहीं, एक सप्ताह से बीके गैलेक्सियन हो गया है ना। बीके गैलेक्सियन से सर्च कर सकते हैं आप, यहाँ से सर्च करेंगे तो भी मिलेगा आपको, और बायोलॉजी क्लासेस विथ बलराम साहू करके भी सर्च करेंगे तो भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका चैनल का नाम है ना इस तरह से है, और आपको 10वीं के अन्य वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारा अगला टॉपिक का नाम है ना, कि समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो सकती है ना। सॉरी ऐसे नहीं, समतल दर्पण के घूमने पर परावर्तित किरण पर प्रभाव। तो देखिए
जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव। इसके लिए आपको बताता हूँ कि मान लो जाए ये समतल दर्पण है ऐसे, है ना, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण के घूमने पर परावर्तित किरण पर प्रभाव। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि यदि समतल दर्पण को 30 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण में क्या परिवर्तन होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। यदि समतल दर्पण को 40 अंश घुमा दिया जाए या समतल दर्पण को 35 अंश घुमा दिया जाए तो क्या परिवर्तित होगा, किसमें जो परावर्तित किरण है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो आपको बता देता हूँ कि माजा ये है ना, एक समतल दर्पण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित। अगर इसी को हम लोग, इस दर्पण को हम लोग 35 अंश घुमाते हैं, मगर इधर 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश ऐसे करके, तो मान लो जाए हम लोग इसको ऐसे 35 अंश घुमा देते हैं, मान लो जाए ऐसे, ठीक है। ये पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे मोड़ के ऐसे घुमा दिए, तो घुमा दिए तो ऐसे हो गया, तो आपतित किरण तो वही पास रहेगी, है ना। लेकिन जो परावर्तित किरण ये यहाँ पास नहीं बनेगी, ये थोड़ा से ऐसे बनेगी, ऐसा, ठीक है। अब नया कैसे बनेगा, नया दर्पण ऐसा हो जाएगा सीधा, और ये आपतित किरण ये वाला है तो वो उसको ऐसे ही बनेगा इधर से, और ये परावर्तित किरण ऐसे छोटा हो जाएगा, है ना। दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगी। आपतित किरण और परावर्तित, इसी को समझना है आपको। अब कैसे होता है, कितना होता है, यदि क्वेश्चन आ जाता है, मान जाए कि यदि समतल दर्पण को 35 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण में कितना प्रभाव पड़ेगा, तो ये 35 दूनी 70 अंश का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि 40 अंश घुमा दिया जाए तो 40 दूनी 80 का बनता है। तो ये 40 दूनी 80 कैसा होता है, इसी को आपको समझना है ना। समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव, मतलब ये समतल दर्पण अगर घूम जाती है तो आपतित किरण तो वही पास रहेगी, क्योंकि जिस स्रोत से किरण आ रही वो स्रोत तो बदलेगा नहीं ना, तो आपतित किरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन परावर्तित किरण वो प्रभावित हो जाएगी। तो उसी को समझना है अपने को, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पॉइंट बन गया कि समतल दर्पण के घूमने पर परावर्तित किरण पर प्रभाव। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिए कि यदि हम लोग कितने अंश घुमाते हैं, 35 अंश के बारे में बता रहा हूँ, है ना, 35 अंश के बारे में बता रहा हूँ। तो एक चित्र बना देता हूँ, मान लो जाए हमारे पास ये एक समतल दर्पण है ना। अब ये समतल दर्पण है, मान लो जाए कितने अंश में है, ये 52 अंश में है ना, 52 अंश, इसको 52 अंश मान लेते हैं। एक कोण आई है और कोण आर है, ठीक है। आर तो जानते हैं आप लोग, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला परावर्तन कोण, है ना। इसका 52 अंश है। ये पहला चित्र हो गया। दूसरा चित्र देखिए, यदि हम इसको कौन सा क्वेश्चन बनाए, 35 अंश वाले बनाते हैं, ठीक है। यदि इसको 35 अंश घुमा दिया जाए तो मैं बता दूं, ये पहले वाला है, ये पहले वाला दर्पण, ये वाला दर्पण, ठीक है। अब यदि हम नया दर्पण बनाते हैं, इसको 35 अंश घुमा देते हैं ऐसे करके, ठीक। ये वाला नया दर्पण, ये वाला पुराना दर्पण है, ये नया दर्पण, ठीक। नया दर्पण नहीं मतलब उसी को ऐसे घुमा दिए हैं। अब देखो, आपतित किरण तो यही पास रहेगी, आपतित किरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी ही रहेगी, है ना, ये वाला जी, ठीक है। और ये वाला है हमारा पुराना परावर्तित किरण है, ये वाला। अब देखिए, अब हमारे पास ये नया वाला दर्पण बन गया, एक्चुअली में पुराना तो ये वाला है ना। तो ये हो गया आपका आपतित किरण, है ना। लेकिन अब देखो, ये वाला आपतित किरण तो यहाँ से टकरा कर ऐसे गई, लेकिन ये वाला टकरा कर ऐसे नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, ये कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, क्योंकि ये कहाँ से काटते हुए जाएगा, अभिलंब से काटते हुए जाएगा ना। ये अभिलंब के बीचों बीच रहता है ना, दोनों कोण का मान बराबर रहता है। तो अब ना ये आपतित किरण यहाँ से आती है और यहाँ जाएगी, और अभिलंब यहाँ पर बनेगा, जबकि पहला अभिलंब कहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था, ये दोनों के बीच में। बहुत ही डिफिकल्ट है, ध्यान से देखते रहेंगे तब समझ आएगा, है ना। अब इसको 35 अंश हम लोग क्या कर दिए, घुमा दिए। अब क्लियर करते हैं आपको, ये वाला जो दिख रहा है ये पुराना अभिलंब है, पुराना अभिलंब, है ना। और ये पुराना
परावर्तित किरण, ठीक है। और ये आपतित किरण, ये कभी बदलेगा नहीं, आपतित किरण। और ये वाला जो बना है वो नया अभिलंब बना है, नया अभिलंब। और ये वाला जो नीला वाला दिखाई दे रहा है ये नया परावर्तित किरण है। अब देखिए, सबको देख लीजिए एक बार, है ना, तभी हम लोग सवाल शुरू करेंगे, है ना। क्लियर करते हैं, चलिए। तो ये सब चित्र बनाने के बाद आप लिखेंगे चित्रानुसार नया अभिलंब पर आपतन कोण। चलिए, अब मैं किसको क्या मार रहा हूँ उसको अच्छा समझना। इसको मैं मार रहा हूँ R, ठीक है, आपतित किरण को। इसको मैं मार रहा हूँ S, परावर्तित किरण को। और अभिलंब को मार रहा हूँ मैं N। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए, इसको हम लोग A भी मान लेते हैं, दर्पण को। चलिए, अब दूसरा हम चलते हैं। ये दर्पण तो A भी है, इसको रहने दो। अब आपतित किरण को हम लोग माने थे R, ये भी क्लियर कर लीजिए, ओके। और पुराने वाले परावर्तित किरण को क्या माने थे हम लोग, S, इसके भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक। अभिलंब को क्या माने थे, N, ये भी क्लियर हो गया। अब जो नया अभिलंब है उसको क्या मानते हैं, ये जो नया अभिलंब है इसको हम लोग मानते हैं N डैश। और नया जो परावर्तित किरण बना है यहाँ पास, ये देखो नीला कलर में, है ना, उसको हम लोग मानते हैं S डैश। और इसको तो हम लोग मानते हैं O, इसको मानते हैं मतलब केंद्र को, ठीक। अब देखिए, नया अभिलंब पर आपतन कोण, नया अभिलंब पर, ये वाला नया अभिलंब है। आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास है नया अभिलंब पर आपतन कोण, जो नया अभिलंब है इस पर हम लोग मानते हैं आपतन कोण, है ना। कैसे बनेगा, पहला कोण कौन सा है, पहला अभिलंब, पुराना अभिलंब कौन सा है, NOR, ये पुराना अभिलंब है, याद रखना, NOR। तो नया अभिलंब पर आपतन कोण कैसे प्राप्त करेंगे, पहले पुराने अभिलंब से नए अभिलंब को घटाएंगे, ठीक। तो पुराना अभिलंब कौन है, N, पुराना आपतन कोण कौन सा है, NOR, NOR। अब हमारे पास NOR का मान निकालना है, नया अभिलंब पर क्या निकालना है, आपतन कोण, किसका मान निकालना है, NOR का मान निकालना है। तब क्या करना पड़ेगा अपने को, NOR के मान से NO का मान घटाना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो आप लोग, कि NOR है हमारे पास पुराना वाला, हमको प्राप्त करना है NOR का मान ज्ञात करना है अपने को, ठीक है, आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि NON के मान को NOR के मान से घटाना पड़ेगा, ठीक है। NON के मान को NOR के मान से घटाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि NOR का मान कितना अंश है, 35 अंश है, सॉरी 52 अंश है, ठीक है। और NON का मान कितना है, कि जितना अभिलंब दूर जाएगा, कितना अभिलंब दूर गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब कितना अंश गया है, 35 अंश हटाए हम लोग ना, तो अभिलंब 35 अंश हटेगा, ठीक है। देखिए NOR है ना, कोण NOR का मान कितना था,
52 अंश माइनस कोण एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश। मैंने बताया था आपको कि एन ओ आर का मान हमारे पास है 52 अंश और हमको ज्ञात करना है एन डैश ओ आर का मान, आपतन कोण का मान। एन डैश ओ आर का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि एन ओ आर के मान से एन ओ एन डैश का मान घटाना पड़ेगा, तब एन डैश ओ आर का मान निकलेगा। चलिए, तो एन ओ आर का मान कितना है हमारे पास, है ना, है ना, किसका मान निकालना है अपने को, एन डैश ओ आर का मान निकालना है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आर ओ एन डैश, ठीक है, आर ओ एन डैश या एन डैश ओ आर दोनों चलेगा, है ना। तो आर ओ एन डैश का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को कि एन ओ आर के मान से एन ओ आर के मान से एन ओ आर के मान से एन ओ एन डैश का मान घटाना पड़ेगा, एन ओ एन डैश का मान घटाना पड़ेगा। तो एन ओ आर का मान कितना है, एन ओ आर का मान कितना है, एन ओ आर का मान 52 अंश है, ठीक। और अपने को एन ओ एन डैश का मान कहाँ ज्ञात होगा, है ना, ये ज्ञात होगा कि हमने इसको कितने अंश घुमाया है, इसको कितने अंश घुमाया है, 35 अंश घुमाया है ना। तो 35 अंश घुमाया मतलब अभिलंब भी है वो 35 अंश घूमेगा, 35 अंश क्या होगा, घूमेगा। तो यहाँ पर हमको मिला है 35 अंश। क्वेश्चन में 35 अंश के बारे में बताया था मैंने। चलिए अब ये हो गया 35 अंश घूम गया, तो हमको कोण आर ओ एन डैश का मान कितना ज्ञात हो गया, 17 अंश। चलिए तो आर ओ एन है ना, इसका मान अपने को निकालना है तो ये कितना निकला, 17 अंश, क्योंकि इसमें 2 घटा दिए। आर अब हमको प्राप्त हो गया क्या, आर ओ एन मतलब आर ओ एन डैश, ओके, आर ओ एन डैश का मान कितना निकल गया, 17 अंश। मतलब आर ओ एन डैश मतलब ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, तो आपतन कोण का मान हमको प्राप्त हो गया है 17 अंश, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि हमको आर ओ एन डैश का मान 17 अंश प्राप्त हो गया। अब देखिए आपतन कोण के मान के बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के मान होता है। तो हमारे पास क्या है, कोण आर ओ एन डैश कहाँ है, आर ओ एन डैश है हमारे पास, ठीक, ओके, बराबर ये आर ओ एन डैश है वो है आपतन कोण, और एन डैश ओ एस डैश ये नया वाला आपतित किरण है ना, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं नया परावर्तित किरण जी, नया परावर्तित किरण है ये वाला, और ये पुराना परावर्तित किरण है, यह देखो, है ना। तो हम नया परावर्तित किरण और नया अभिलंब के दोनों के बीच का कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे। और हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। और हमको आपतन कोण का मान मिल गया है, 17 अंश मिल गया है। तो कोण आर ओ एन डैश बराबर कोण एन डैश, ये वाला एन डैश ओ और एस डैश, ठीक है। तो हमको यहाँ पर लिख देना आप लोग परावर्तन के नियम के अनुसार। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, है ना, एन डैश ओ और एस डैश का मान ज्ञात हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि कोण एन डैश ओ एस डैश का मान कितना ज्ञात हो गया अपने पास। इसका मान अगर कितना अंश है, 17 अंश है, तो इसका मान भी कितना रहेगा, 17 अंश। तो हमको 17 अंश प्राप्त हो गया, ठीक है, इसका मान ज्ञात हो गया, है ना। अब देखिए आगे कि हमको ये 17 अंश इसका मान प्राप्त हो गया, एन डैश ओ एस डैश का मान ज्ञात हो गया। अब एक्चुअली हमको ज्ञात क्या करना है, एक्चुअली हमको ज्ञात करना है कि जो एस डैश है मतलब ये परावर्तित किरण है वो पहले कहाँ थी, यहाँ थी,
पुराना परावर्तित किरण जी, ये नया परावर्तित किरण है। तो इसी के दोनों के बीच को आपको क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए आगे, है ना, यहाँ तक 17 अंश प्राप्त हो गया। आगे देखिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोण एस ओ एन डैश। अब ये एस कहाँ पास है, हमारे पास एस ओ एन डैश, ये ठीक है। इसका मान हमने को निकालना है एन डैश ओ एस, इसका मान निकालना है अपने को, ठीक है। यही अपना मेन पॉइंट है। तो किस किस के मान को जोड़ेंगे तब हमको प्राप्त होगा एस ओ एन। तो हमारे पास देखिए पुराना, हमारे पास क्या क्या था, एस ओ एन, यहाँ पर देखिए एस ओ एन, इसका मान हमारे पास था क्योंकि इसका मान कितना था, 52 अंश था। एक ही अंश का मान दिया जाएगा ना, आपको इधर आपका बराबर करके देख लेना है ना। 52 अंश दिया जाएगा तो इधर भी 52 हो जाएगा। तो एस ओ एन का मान, है ना, एस ओ एन का मान, ठीक है, और है ना एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश, है ना, इनके मान को हमको देखना है पहले। चलिए, तो हमको एन ओ एन डैश का मान भी देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा समझना इसको, कि हमको क्या करना है, कोण एस ओ एन डैश, एस ओ एन डैश, है ना, इसके बारे में जानना है। अब इसके बारे में जानना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान किसका निकालना है ये भी याद रखना। मान हमको निकालना है एस ओ एस डैश का मान निकालना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है अपने को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एस ओ एन डैश, इसका मान एस ओ एन डैश, एस ओ एन डैश का मान, ठीक है। इसका मान कहाँ से निकलेगा, इसका मान निकलेगा एस ओ एन, एस ओ एन, इसके मान को जोड़ेंगे और एन ओ एन डैश के मान को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों के मान को जोड़ेंगे, तब हमको प्राप्त होगा एस ओ एन डैश का मान। तो एस ओ एन डैश का मान निकालना है तो एस ओ एन को जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, एन एस ओ एन डैश का मान निकालना है। ये बात क्लियर करिए, एस ओ एन डैश का मान निकालना है तो क्या करना है अपने को, एस ओ एन और एन ओ एन डैश को जोड़ना पड़ेगा, तब हमको एस ओ एन डैश का मान निकलेगा, है ना, हमारे पास निकलेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एस ओ एन, एस ओ एन। अब क्या लिखना है अपने को, एन ओ, सॉरी, हाँ, एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश, दोनों का मान जोड़ेंगे तब हमको एस ओ एन डैश का मान प्राप्त होगा। तो एस ओ एन डैश का मान कितना प्राप्त होगा, एस ओ एन का मान कितना था, एस ओ एन का मान आप जानते हो 52 अंश था, 52 अंश था। अब मुझे बताओ कि एन ओ एन डैश का मान कितना अंश होगा, क्योंकि अभिलंब पहले यहाँ पास था, अब अभिलंब यहाँ पास चला गया, तो कितने अंश घूमा तब यहाँ पर चला, 35 अंश घूमा तब यहाँ पर गया, इसलिए एन ओ एन डैश के बीच की दूरी कितना अंश हो जाएगा, 35 अंश हो जाएगा। कुल मिलाकर हो गया 87, ठीक है। अब हमको मिलेगा एस ओ एन डैश का मान निकल गया। अब हमारा मेन टॉपिक कौन है, हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमको एस ओ एस डैश का मान ज्ञात करना, मतलब ये पुराना, सॉरी, नया परावर्तित किरण और पुराना परावर्तित किरण के बीच की दूरी ज्ञात करना है अपने को, है ना। तो हमको ज्ञात करना क्या है, एस डैश ओ एस का मान ज्ञात करना है, या एस ओ एस डैश का मान ज्ञात करना है। तो इसको एस डैश लिख देता हूँ मैं, या एस ओ एस डैश का मान ज्ञात करना है ना। तो हमको करना क्या पड़ेगा, जो एस ओ एन डैश है, एस ओ एन डैश है, उनसे एन, सॉरी, एन, यहाँ पर देखिए फिर से कि एस ओ एन डैश है ना, एस ओ एन डैश है ना, उनसे हमको क्या निकालना है, एस ओ एस डैश निकालना है, एस ओ एस डैश निकालना है, एस ओ एस डैश का मान निकालना है। कहाँ से निकालना है अपने को,
कि एन डैश और ओ और एस के बीच से अपने को निकालना है ना। तब क्या करना पड़ेगा जी, तो देखिए कि हमको एस डैश का मान ज्ञात करना है, तो हमको एन डैश ओ और एस से क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ। और हमारे पास कितनी की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास, और हमको ज्ञात करना है केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी को घटा दो, किन से, ये पूरे दूरी से एन डैश ओ एस से एन डैश ओ एस डैश की दूरी को घटा दे, यहाँ से दूरी को। और ये कौन है बताइए, ये कौन है, ये परावर्तित कोण है, परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण है, आपतन कोण का मान कितना लिखा लेते, 17, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना लिख लेगा, 17। और हमने अभी लिखाया था 17, क्या लिखा था, एन डैश ओ एस डैश का मान निकाला था, यहाँ पर देखो 17 निकाला था ना, ठीक है। तो हमको प्राप्त करना है एस ओ एस डैश बराबर, है ना, एस ओ एन डैश, इसके इनसे हमको किसको घटा देना है, हमको घटा देना है कि एन डैश, ये एन डैश ओ एस डैश को घटा देना है, या तो एस डैश ओ एन डैश को घटा देना है। तो इसका मान निकलेगा, तो इसका मान कितना है हमारे पास, एस ओ एन का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पास देखो 87 अंश, है ना। और एन डैश ओ डैश का मान कितना निकला था यहाँ पर, परावर्तित कोण का मान कितना निकला था, आपतन कोण का मान कितना निकला था, 17, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना रहेगा, 17 ही रहेगा। अब ये मिल गया अपने को 17 हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि यदि समतल दर्पण को 35 अंश घुमा दिया जाए, है ना, घुमाने पर या घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण इधर चलेगी ना, परावर्तित किरण है वहाँ 70 अंश घूम जाएगी। क्लियर होगी, मतलब डबल होता है ना, जैसे 40 अंश घुमाए तो 80 अंश हो जाएगा। मतलब ये आपका क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन के लिए इतना सारा गणित बनाना पड़ता है आपको। क्लियर कर लीजिए अब बात।